हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। सो फाइनली यूपीएससी के मेंस जो है वो अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द यूपीएससी का एसए का पेपर, जो 2025 का एसए का पेपर अभी जस्ट होके हटा है। सो विल बी डूइंग अ ब्रॉड एनालिसिस ऑफ दिस पेपर। एक बार हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस निकल के आए हैं, कौन से मेजर थीम्स के ऊपर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। विल डू दैट ब्रॉड एनालिसिस वाला पोर्शन एंड देन इसके बाद आई विल गोइंग टू गिव यू द की टेक अवे। स्पेशली वो लोग जो कि अगले साल अपीयर करने वाले हैं, दे शुड गेट एन आइडिया कि किस तरह का ऐसे पेपर निकल के आ रहा है, क्या चीजें पूछी हुई हैं, किस तरह के डायमेंशंस निकल के आ रही है, किस तरह के फिलोसॉफिकल थीम्स हैं, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोग जो है बेटर प्रिपेयर कर सको अगले साल के पेपर के लिए। एंड यू विल बी एबल टू लाइक इफ यू लाइक फोकस ऑन द पेपर राइट नाउ, अभी फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे से अगले साल इसको टैकल कर पाएंगे। बिकॉज एज यू नो कि ऐसे का पेपर जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ मेक इट और ब्रेक इट पेपर। वाई? बिकॉज लाइक अगर आप 130 140 मार्क्स निकाल पा रहे हैं तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से 15-20 मार्क्स ऊपर हैं। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें पता है कि 20 मार्क्स ऊपर या नीचे होना वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अगेन जो लोगों ने पेपर दिया है तो उन लोगों के लिए एक डीप एनालिसिस निकल जाएगा कि उन्होंने पेपर में क्या लिखा है और यहाँ पे बेसिकली किस तरह के एसेज आ रहे हैं। तो अगेन दोनों के लिए है, तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं इसको स्टार्ट। दो सेक्शन में हम लोग को पेपर देखने में मिला, अगेन जैसे आता है वैसे ही था। सो ये जो है सेक्शन ए के टॉपिक्स थे आपके, जस्ट ऊपर ऊपर से मैं आपको बताता हूं। ट्रुथ नोज नो कलर, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है जी, थॉट फाइंड्स द वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, एंड लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, ठीक है जी। पे खंड एक है, अभी इसको हम वापस आएंगे। एंड देन जो है आपका सेकंड इज सेक्शन बी या खंड बी, जिसमें हम लोगों ने बात करी है कि मडी वाटर्स आर बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन, ईयर्स टीच मच which the days never know, it is best to see life as a journey not as a destination, and contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. So this is your सेक्शन बी, ठीक है। सो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में ब्रॉड एनालिसिस में करूंगा आपको, बट अभी ऊपर ऊपर से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों ही एरियाज के ऊपर हम लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आया है वो है जीवन, ठीक है जी। पिछले सालों में मैंने आपको ये बताया है कि भाई लाइफ, जीवन के अलग अलग पहलू, बेसिकली इंडिविजुअलिस्टिक पहलू हैं, कलेक्टिव पहलू हैं, उनके ऊपर काफी बात करी हुई है। जैसे कि ऑनेस्टी है, ट्रुथ है, जैसे कि कंटेंटमेंट की वर्च्यूज हैं, ठीक है। इस तरह की वर्च्यूज के ऊपर क्वेश्चन हर साल निकल के आ रहे हैं। इस साल भी हम लोगों ने देखे हैं, जैसे कि लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी, ये हमने बात करी हुई है। इसको मैंने ऑलरेडी जो हम लोग की टेस्ट सीरीज एनरिचमेंट प्रोग्राम चला था उसके अंदर मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। सिमिलरली देखो, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। सो लाइफ के लेसन्स के ऊपर, लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात करी हुई है, लाइफ की वर्च्यूज एंड मोरल वैल्यूज के ऊपर बात करी हुई है और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन देखने मिला। लाइक थीम बेस्ड क्वेश्चन जो है अब नहीं आ रहा है। थीम बेस्ड जैसे पिछली बार फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट प्रीसीड देम, इस तरह के जो लाइक थीम स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो नहीं निकल के आ रहे हैं। जनरलाइज्ड, बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड, एब्स्ट्रैक्ट एंड डेप्थ वाले जो है हमको एसेस देखने को मिल रहे हैं। सो इन्हीं चीजों को हम लोगों को थोड़ा सा अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब उन लोगों ने जो कि जिन्होंने पेपर दिया है इस बारी, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा संज्ञान ले लेते हैं अलग अलग एसेस का, तो आपको थोड़ा और डीपर लेवल पे पता चल जाएगा कैसे टेस्ट या कैसे हमको टेस्ट मिले हैं या कैसे टॉपिक्स मिले हैं। ट्रुथ नोज नो कलर पहला टॉपिक था, ट्रुथ नोज नो कलर। तो कम बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा बिकॉज हम लोगों को ऑन दी फेस ऑफ इट लग रहा है कि ये एक बहुत ही इजीली डेसिफर किया जा सकता है। इसके थीम को, सेंट्रल थीम बहुत इजीली पता चल रहा है कि भी सत्य जो है उसको कोई रंग नहीं चाहिए, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। सत्य जो है वो अपने आप खड़ा हो जाता है, झूठ के पैर नहीं होते, तो उसको बहुत सारी चीजें लेके चलनी पड़ती हैं, बहुत सारी इमेजिनेशंस लेके चलनी पड़ती हैं, कुछ जो है चीज का सहारा लेना पड़ता है। बट सत्य जो है वो खड़ा है, एक ही जगह है और इसको किसी चीज का सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल थीम बहुत इजीली समझ में आ रहा है, बट इसको एक्सप्लेन कर पाना, इसको डायमेंशंस में डाल पाना और इसको लाइक लिटरली 8 से 10 पेज लिख पाना तो डिफिकल्ट था। तो कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। लाइक मेरे पास जो मेरे पास अपना बेस है, जो सैंपल बेस है हमारे अपने स्टूडेंट्स का, तो अगेन उसमें भी काफी कम बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया है, ठीक है। बट इसको बड़ी सारी जगह हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, इंडिविजुअल लेवल पे ऑनेस्टी, इंडिविजुअल लेवल में ट्रुथफुलनेस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, गांधी जी के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है जी, बुद्धा के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये भी मैं एक चीज बताऊंगा कि भाई इंडियन फिलोसफी क्यों एसेज में इंपॉर्टेंट होगी। मैं बार बार कहता रहा हूं कि भाई इंडियन फिलोसफीज के ऊपर फोकस करो। जो इंडियन एपिक्स हैं, एनेक्डोट्स हैं, फिलोसफीज हैं, एनालॉजीज हैं, इनके ऊपर हम लोग को जाना है। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो ये
एक ओरिएंटल कल्चर का, ये ओरिएंटल वैल्यूज का जो आपका एक खुशबू है वो आपके ऐसे में निकल के आएगी। ठीक है, सो ट्रुथ नोज नो कलर। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग को डिस्कशन करना था। ऑनेस्टी के ऊपर, इंडिविजुअल ऑनेस्टी, इंडिविजुअल इंटीग्रिटी के ऊपर बात कर सकते थे। महात्मा गांधी की अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर सकते थे, हिज एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, है ना। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस पे बात कर सकते हैं कि भी वहां पे सच्चाई की क्यों जरूरत है। हम लोग को जर्नलिज्म में हम लोग बात कर सकते थे कि सच्चाई की क्यों जरूरत है। वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती थी। ठीक है, तो गुड वो सोशल जस्टिस, मोरल जस्टिस, यहाँ पे इसके लिए इसमें चीजें ऐड कर सकते थे। सेकेंड टॉपिक है सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, की लड़ने से पहले अगर आप अपने जो दुश्मन है उसको जीत जाते हैं, उसको सबड्यू कर लेते हैं, तो वो जो है बेस्ट आर्ट है, या बेस्ट जो है वॉर का आर्ट है। ठीक है, तो सुजू की जो ये कोट है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, एंड अगेन इट इज अबाउट कि भाई यू शुड स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन, यू शुड स्टे अहेड ऑफ योर एनिमी। ठीक है, इसके ऊपर बात करिए, और इसे बहुत एंगल्स में लिखा था, तो ये भी काफी लोगों ने अटेम्प्ट किया है आर्ट ऑफ वॉर के ऊपर। क्यों? बिकॉज इट इज बेसिकली इंडिया इज ऑल्सो फॉलोइंग दिस अप्रोच, है ना। हम लोग डिप्लोमेसी में इसे देखते हैं कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ रहते हैं कि भाई हमें किसी से डायरेक्टली नहीं लड़ना है, बट हम उसे डिप्लोमेटिकली काउंटर करते हैं। डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन करना, डिप्लोमेटिकली काउंटर करना, जैसे हमने पाकिस्तान को कर रहे हैं, है ना। तो इस चीजों के ऊपर, है ना, ये एरिया या ये एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग इस एसे को लिख सकते थे। अगेन यहाँ पे यही है कि भी एक स्टेप आगे रहना एनिमी के, और ऐसे तरीके से जो है एनिमी को सबड्यू करना जहां पे कि डायरेक्ट लड़ाई की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो अगेन बहुत सारे एंगल्स पे से लिखा जा सकता है। आई होप इसको लिखा है, काफी लोगों ने लिखा है इसको। ठीक है, आई होप इसी व्यू पॉइंट से लिखा होगा। थॉट फाइंड अ वर्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। सो मेरे लिए बहुत ही लाइक ये जो टॉपिक है मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो अगर मैं होता तो मैं इसमें लिखता थॉट फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, बिकॉज अगेन डिफिकल्ट है, इसके ऊपर डायमेंशन निकालने डिफिकल्ट है, बट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत ऐसे है, और कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसको भी स्ट्रेच करना 11 पेजेस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कि जो विचार है वो दुनिया बनाते हैं, और कहीं ना कहीं लाइक विचार दुनिया को ढूंढते भी हैं, एक अलग आयाम ढूंढते हैं, और उन आयामों को, उन दुनिया को बनाते भी हैं। विचार की शक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है कि नहीं। हम लोग ओरिएंटल फिलोसफीज में बात करते हैं, महात्मा गांधी के विचार थे कि नॉन वायलेंस की भी, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, यही विचार है, इसी से जो है इंडिपेंडेंस ले लेंगे। तो वो थॉट ने अपनी एक दुनिया बनाई, अपनी दुनिया ढूंढी, और एक नई दुनिया का सर्जन करने की कोशिश भी करी। ठीक है कि नहीं। हम लोग बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, हम लोग बात करते हैं मलाला यूसुफजई की भाई एजुकेशन के ऊपर, मतलब एक थॉट प्रोसेस है कि नहीं। और ये नहीं कि इसे सिर्फ आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लेके चल सकते हो, इसको आप इसको जो है बहुत ही कंक्रीट लेवल पे बात कर सकते हैं, है कि नहीं। कि भाई देखो, जैसे हम बात करते हैं कि भाई तेल है ना, पूरा जो 20वीं सदी है, 21वीं सदी है, वो 20वीं सदी स्पेसिफिकली वो तेल के ऊपर फोकस थी। ओपेक कंट्रीज का जो ये कंट्रोल था, इसको कहीं ना कहीं लूज करने के लिए, और एक इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस है उसे घटाने के लिए, हम लोग जो है क्या है, नई जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी तरफ गए, लिथियम आयन बैटरीज की तरफ गए। तो हम लोगों के किसी एक साइंटिस्ट के थॉट ने एक नया वर्ल्ड ढूंढा और एक नया वर्ल्ड क्रिएट किया। ठीक है जी, आज हम देख रहे हैं रिन्यूएबल जो बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं, इनका जमाना चल पड़ा है। सो अगेन ये भी एक तरह का थॉट ही था ना। ठीक है कि नहीं। एडिसन का भी एक तरह का थॉट था, ओपनहाइमर का भी एक तरह का थॉट था। तो साइंटिफिक इनोवेशन, यहाँ पे इनोवेशन की बात कि भी इनोवेशन है कि नहीं, इनोवेशन करना, डिस्कवर करना, इमेजिनेशन रखना, वो कितना जरूरी है, और किस तरह से वो दुनिया में नई दुनिया भी खोज के लाता है और पुरानी दुनिया को भी ढूंढता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल ऐसे। आई होप आप लोगों ने, मेरे पास जो सैंपल स्पेस है, जिन्होंने मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो नहीं लिखा, ज्यादा ने नहीं लिखा, बट आई होप आप लोगों में से किसी ने लिखा होगा। एंड अगर आप लोग चाहते हैं, ये वन मोर थिंग, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हर एक ऐसे के ऊपर हम लोग डिटेल आउटलाइन करें जैसे पहले से करते रहे हैं, तो जस्ट प्लीज पुट इट इन द कमेंट कि ठीक है आउटलाइन वर्ड लिख दो, आई विल डेफिनेटली गो एंड डू इट। ठीक है, हर एक काम लोग एक एक करके आउटलाइन बनाने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली वो लोग जो अगले साल पेपर देने वाले हैं, नॉट ओनली यूपीएससी, अगेन बाकी स्टेट्स के भी, अगर आप लोग चाहते हैं तो ये जरूर करें। देन बेस्ट लेसन्स आर लर्नड थ्रू द बेटर एक्सपीरियंसेस। तो ये बहुत ज्यादा बच्चों ने किया है। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करवाया था इस टॉपिक को, कि भाई जर्नी जो है, लाइक जो आपका एडवर्सिटीज होती हैं, कि एडवर्सिटीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है जीवन में। ठीक है कि नहीं। जैसे कि हमें ये इस तरह के ऐसे आए भी हुए हैं कि भाई अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज मेंट फॉर, है ना। तो इस तरह के ऐसे हम लोग को आए भी हैं, तो इसके ऊपर काफी काम पहले किए भी गए हैं। तो ये ऐसे हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस भी करवाया था, तो काफी ज्यादा लिखा भी गया है। बेस्ट लेसन्स आर लर्नड
थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी, जो कड़वे एक्सपीरियंस होते हैं, देखो फेलियर्स जो है वो ज्यादा सिखाती हैं सक्सेस से। ये भी मैंने एक ऐसे का टॉपिक दिया हुआ था कि फेलियर्स टीचर्स मोर देन सक्सेसेस। ठीक है कि नहीं? तो फेलियर जो है वो क्या करती है, वो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में मजबूर करती है। वो आपको, अगर आप स्पेशली उस तरह से हंग्री हैं एंड उस तरह से आप ड्रिवन हैं, तो आप अपनी फेलियर से ज्यादा सीखेंगे। यू विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम देम, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग्स, और इन सब चीजों को देख के यू विल बी एबल टू कम आउट बेटर एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द सक्सेसेस। ठीक है जी, जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें सक्सेस मिल गई एंड देन दे विल नॉट लुक बैक, है ना। उनको जरूरत नहीं है पीछे देखने की, क्योंकि जो उन्होंने किया उससे काम बन गया। ठीक है, बट जब आप फेल होते हो तब आप जो है अलग अलग चीजें ट्राई करते हो, अपने बिटर एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं। ठीक है जी, आप महात्मा गांधी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने क्या है, साउथ अफ्रीका में पहले जाके अपने सत्याग्रह को रिफाइन किया, वहां से उनसे एक्सपीरियंस लिया, सीखा, है ना, एंड देन जो है बेसिकली ही बिकेम व्हाट ही बिकेम, है ना। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स हिस्ट्री में बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं, है ना। ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, जैसे हुसैन बोल्ट है, हुसैन बोल्ट पहली सारी रेसेस जो है वो हारे थे अपने, ठीक है, बट धीरे धीरे ही लर्न फ्रॉम दीज बेटर एक्सपीरियंसेस। सिमिलरली there is a lot of experiences, yeah, there is a lot of examples। ठीक है, so these are the 4 questions। I think fourth वाला काफी ज्यादा अटेम्प्ट किया गया होगा। देन सेक्शन बी की तरफ आते हैं। गंदे पानी को अकेला छोड़ देने से ही उससे या उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। मडी वाटर्स आर बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। अगेन मैं इसको अटेम्प्ट करता बिकॉज आई फील दैट दिस एसे इज अगेन शोइंग दैट फिलोसॉफिकल डेप्थ। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्यों इस तरह के ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज ये आपको एक ओरिजिनलिटी देंगे, आपका एक फिलोसॉफिकल एंगल। अगर आपके पास ऑब्वियसली उस तरह का फिलोसॉफिकल मेच्योरिटी है तो आप ऐसे ऐसे इसको जरूर अटेम्प्ट करो। ये आपको हट के ऐसे लिखने में, आपको एक ओरिजिनल ऐसे लिखने में और आपका एक भाव को, एक इमोशनल अपील देने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, मडी वाटर्स आर बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि जब आप डाउट में हैं, जब आप कंफ्यूजन में हैं, जब आपका माइंड क्लाउडेड है, जब आप प्रॉपरली क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप किसी तरह की डिसीजन मेकिंग ना करें, कोई जजमेंट ना बनाएं, कोई भी डिसीजन, फैसला ना लें। जीवन के ऊपर हो गया, फाइनेंशियली हो गया, इमोशनली हो गया, अपनी लव लाइफ में हो गए, ऑल दोज एरियाज, है ना। मडी वाटर्स आर बेस्ट क्लियर्ड व्हेन दे आर लेफ्ट अलोन। क्यों? क्योंकि फिर डस्ट सेटल हो जाती है। एक बारी जब मन शांत होता है, जब दिमाग शांत होता है, तब जो है आप रैशनली भी सोचेंगे, तब जो है आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, देन यू विल बी मेकिंग राइट डिसीजन। ठीक है कि नहीं? तो इसके ऊपर बड़ा कुछ लिखा जा सकता है, ब्यूटीफुल ऐसे। आई थिंक मैं इसको जरूर आपको आउटलाइन लिख के दूंगा, बट इफ यू वांट मी टू डू इट, प्लीज राइट आउटलाइन इन योर कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग जरूर करेंगे। देन द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो, अनदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऐसे। ये बेसिकली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा है कि भाई क्यों एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है कि नहीं? यंग लोग सोचते हैं कि भाई उन्हें पता है, जो जनरेशन आगे चलेगी उनको क्या पता, वो तो आउटडेट हो गए हैं। ठीक है कि नहीं? तो जो ईयर्स के एक्सपीरियंस है ना, द ईयर्स टीच मच विथ द डेज नेवर नो। ठीक है, तो मीन्स शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट एक्सपीरियंस वाले लोग या शॉर्ट टर्म्स जो हैं वो आपको बहुत एक अच्छा एक वेंटेज पॉइंट नहीं देते हैं। वो एक बहुत तरह का आपको एक बर्ड आई व्यू नहीं दे सकते, आपको एक बड़ा ब्रॉड व्यू नहीं दे सकते। और जिसके पास बड़ा ब्रॉड व्यू होता है वो जीवन में बहुत अच्छे डिसीजन लेता है, क्योंकि उसने सीखा है, उसने ईयर्स एंड ईयर्स को जो है समावेश किया है और फिर उसके डिसीजन में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। तो ये चीज है ना। तो ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। ठीक है, मतलब वो जो जनरेशनल एक्सपीरियंस है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एक अच्छी कहावत हम लोग सुनाते थे। मुझे याद है कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग सुनाते थे कि इस तरह की बात होती है कि एक शादी में एक शादी फिक्स होती है। ठीक है, तो लड़के वाले बैठे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई लड़के वाले शर्त पे शर्त किए जाते हैं कि भाई ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे करना, आपने ऐसे करना है, सब कुछ ठीक है, कि बहुत बड़ा भव्य जो है आपने अरेंजमेंट करना है, हम लोगों के खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया। ठीक है, लड़की वाले मानते रहते हैं, तेज होते हैं थोड़े से, तो क्या बोलते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, मान लेंगे हम लोग, बट आपको हमारी एक ही शर्त माननी है। वो ये है कि बारात में आप लोग जो है सिर्फ जवान लोग आएंगे। ठीक है जी, बारात में आप लोग सिर्फ जवान लोग आएंगे, 20 लोग आने हैं और जवान लोग आएंगे। ठीक है जी, और लड़के वाले भी मान जाते कि भी ठीक है, जवान लौंडे बिल्कुल ऐसे हट्टे कट्टे जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ सेट। ठीक है, तो क्या होता है भाई, शादी में चले जाते हैं वहां पे,
बारात में जाते हैं, बारात में जो है 20 वो लड़के होते हैं, वो जाने लगते हैं वहां पे। बट क्या होता है, जो लड़के वालों की साइड में एक जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है ना, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक बुजुर्ग जो है उसे जरूर लेके जाओ। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वैसे मानते नहीं कि भी लेके जाने को मना किया है, बट चुपके चुपकाते पेटियों में एक बुजुर्ग को डाल देते हैं। ठीक है, कि रख दो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम लोग वहां पे आपसे सलाह लेंगे। तो जाते जाते जी क्या होता है, फिर जब बारात बैठती है खाना खाने के लिए, तो तब लड़की वाले एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप लोगों को 20 लोग हैं, हर एक को जो है एक एक बकरा खाना है, एक एक जो है दे विल सर्व यू एक द वन होल गोट, एंड वो आपको खानी पड़ेगी, हर एक को एक एक खानी है। ठीक है, अब कंफ्यूज हो जाता है कि भाई एक व्यक्ति इतने एक गोट को कैसे खा सकता है कि नहीं। सो इवेंचुअली जब सब लड़के लड़के होते हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं होता एज का, ठीक है ना, डेज डोंट नो दैट एक्सपीरियंस। तो वो जाते हैं उस बुजुर्ग के पास जो उन्होंने छुपाया होता है, उसको बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके फंस गए हैं हम लोग, नहीं तो ये बोल रहे हैं कि बारात वापस ले जाओ, तो क्या करना चाहिए। तो बेसिकली वो बुजुर्ग बोलता है, कह रहा कोई नहीं, आप ऐसे करें, इनको बोलें कि हम 20 बकरे खाएंगे, बट हर एक एक टाइम पे एक ही बकरा आएगा और वो 20 में बटेगा। ठीक है कि नहीं, एक ही टाइम पे एक बकरा आएगा, 20 में बटेगा। और क्योंकि लाइक लड़के थे, एक टाइम पे इतना इतना आ रहा था, तो भूख लगी होनी थी, फटाफट खाया जाता, तो कलेक्टिविटी में जो है वो बहुत इजीली खाया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आई होप यू गेट इट। ये पुरानी प्रथाएं हैं जी, पुरानी चलती हैं ढेर जिस तरह के, दैट्स थिंग इट इज टू से कि भाई ईयर्स ऑफ जो एक्सपीरियंस है, समटाइम्स इट इज मच मच बेटर देन द डेज। ठीक है, देन इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा अटेम्प्ट किया बच्चों ने, क्योंकि अगेन लाइफ के ऊपर है और सिंपल सिंपल सी बात कर रहा है कि जर्नी एंड डेस्टिनेशन के ऊपर है, कि भी जर्नी के ऊपर फोकस होना चाहिए, डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए। मींस जीवन को जीने की जरूरत है, जीवन को उसको एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। जीवन के जो छोटे छोटे पड़ाव आते हैं, छोटी छोटी खुशियां आती हैं, छोटे छोटे दुख आते हैं, उनको समझने, उनको देखने, उनको जीवंत होकर समझने की जरूरत है, उनको देखने की, उनको विजुअलाइज करने की, उनको एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। दैट इज दिस एसे इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ब्यूटीफुल एसे, इसको काफी लोगों ने लिखा है। एंड 8th एसे, कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ। ठीक है, कंटेनमेंट, ठीक है, डियोजेनिस बोलते थे, उनका एक बहुत फेमस कोट है कि ही हैज द मोस्ट हु इज मोस्ट कंटेंट विद द लीस्ट, कि उसके पास सब कुछ है, सबसे ज्यादा है, जिसके पास सबसे कम है। ठीक है कि नहीं, तो कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं कि कम, जिसके पास जितना कम होगा उसको उतना वो दिल खुश होगा, उसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, है ना, बेसिकली कि कंटेनमेंट रहेगी उसको। ठीक है, मलंग है, कंटेंटमेंट है कि ठीक है भाई सारी दुनिया मेरी है, सारा आसमान मेरा, घर नहीं है तो क्या, सारा आसमान मेरा। ठीक है कि नहीं, जमीन नहीं है मेरी तो क्या हुआ, सारा जमीन मेरी है। ठीक है, कंटेंटमेंट जो है इट इज नेचुरल वेल्थ। ये आपको क्या देगी, खुशी देगी, छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिल जाएंगी आपको। ठीक है, बट लग्जरी इज एन आर्टिफिशियल पॉवर्टी। लग्जरी आर्टिफिशियल पॉवर्टी क्यों है, क्यों? क्योंकि लग्जरी जो है वो इट इज अ नेवर डाइंग हंगर, इट इज अ नेवर सेटिस्फाइड हंगर। ठीक है, हम लोग इसको भर ही नहीं सकते हैं। आज आप लोग आईफोन 15 ले लेंगे, ठीक है जी, 6 महीने बाद वो पुराना हो गया, फिर आप क्या करेंगे, आईफोन 16 लेंगे, आईफोन 16 के बाद आईफोन 17, 20, 50 आएगा। ठीक है, नहीं आईफोन 1 से आईफोन 16 भी तो आया ही है। ठीक है, सो लग्जरी जो है वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। पॉवर्टी कैसे आर्टिफिशियल पॉवर्टी कैसे है, कि भाई रोटी कपड़ा मकान की फाइट नहीं है, बट वो कांस्टेंट नीड, कि भाई हमें और चाहिए, हमें ग्रीड है हमारी, और उस और से क्या होता है, कभी भी कंटेंटमेंट नहीं है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल इससे है, बहुत कुछ लिखा जा सकता था, बुद्धा की लाइफ से बहुत कुछ लिखा जा सकता था। ठीक है जी, सो देयर आर मैनी मैनी एपिक्स एंड मैनी मैनी स्टोरीज एंड मैनी मैनी एरिया जहां पे हम इसको लिख सकते थे बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो दीज आर 8 एसेज। ठीक है, अब हर एक ऐसे के ऊपर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बेस ऑब्वियसली अंदर बहुत सारी चीजें होनी है। ठीक है, बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ टाइम कि हम लोग हर ऐसे को लेके चले, बट आई वांटेड टू गिव यू एन ब्रीफ ओवरव्यू ऑन दिस एसे, सो आई होप आई वाज एबल टू डू दैट। नाउ important thing, now this is the important thing, like this is now the most important part, it is the analysis. What are the key takeaways of this essay and what you need to do for next year for the preparation? क्या करना है आपको अगले साल के लिए, की टेकअवेज क्या रहे। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट थीम्स, अगेन अभी कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चले गए हैं, डेप्थ मांग रहे हैं फिलोसॉफिकली। इट इज वेरी वेरी, आप कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट, डेप्थ, emotional maturity, philosophical maturity, the perception of the or the multi-dimensional perception
ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, इट इज दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है कि नहीं। अब वैल्यू ड्रिवन ऐसे हो गए हैं, वैल्यूज, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट वैल्यूज के ऊपर फोकस हो रहा है। वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज, लाइक जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रिटी, पीछे हमने देखा ऑनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कंटेंटमेंट, ठीक है, ऐसे वैल्यू ड्रिवन एसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक ओरिजिनलिटी चाहिए आपके एक्सप्रेशन में, जो कि अगेन बाकियों से मिलता जुलता ना हो, कुछ नया हो, कुछ बढ़िया, कुछ एस्पेक्ट्स लेके आओ, ओरिजिनलिटी। तभी मैंने कहा ना कि वो यूनिक जो एसेस हैं उनको करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि उससे ओरिजिनलिटी आएगी, क्योंकि बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग चाहिए होगी, और एक रीजनिंग, बैलेंस्ड रीजनिंग लेके आनी है, ठीक है, दैट मीन्स काउंटर व्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज दी है उसमें अलग क्या है, ठीक है, वो करना है हमको। फिलोसॉफिकल लिटरेसी इज क्रूशियल, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आपने जो जीएस में पढ़ा उसी चीज को वहां पे लिख के आ गए, उसी के एग्जाम्पल दे दिए, आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। आइडिया इसकी थोड़ा सा आपको फिलोसफी में हल्का हल्का सा जो आपका इंट्रोडक्शन है वो होना चाहिए, इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी का, लिटरेचर का, थोड़ा थोड़ा माइथोलॉजी, एपिक्स का, जो हमारी, ठीक है, महाभारत रामायण जैसे एपिक्स हैं, हमारे जो मिथ्स हैं, हमारा जो लिटरेचर है, ठीक है कि नहीं, अलग अलग जैसे कि एस्पेक्ट्स हैं, बुद्धिक जो व्यू पॉइंट है, बुद्धिस्ट व्यू पॉइंट है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह के व्यू पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। एथिकल एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन या साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, वो आपके एसे को डेप्थ देंगी। इट इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू राइट, इट इज बट हाउ यू थिंक, कैसे सोच रहे हैं उस टॉपिक को लेके, और किस तरह का व्यू पॉइंट आपके दिमाग में बन रहा है, वो देखना है, ठीक है। और टाइम बाउंड है तो क्या होगा, जो आपके दिमाग में जिस तरह की मेच्योरिटी हो उसी तरह का ऐसे वहां पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये काम है, दो इंपॉर्टेंट ये थी, यूज ऑफ स्टोरीज एंड एनालॉजीज विल बी मच मच रिवॉर्डेड, ठीक है। ऐसे ऐसे में क्या होता है, जब एक्सट्रैक्ट ऐसे होते हैं तो उनको आप सिंपल इजी स्टोरीज में अगर आप सुना दोगे ना, तो वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट छोड़ता है, एंड इसके कारण यू विल फाइंड वेरी वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो बुद्धा की स्टोरीज, इंडियन एपिक्स हो गए, युधिष्ठिर की स्टोरीज हैं, रामायण की स्टोरीज हैं, ऑल दूसरे, इसके अलावा जो पर्सनैलिटीज, हिस्टोरिक पर्सनैलिटीज हैं, उनके एस्पेक्ट्स हैं, वो चीज हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। नाउ डेप्थ इज मोर कंसिडर, लाइक यहाँ पे डेप्थ जो है ज्यादा देखने को मिलेगी या ज्यादा हमें करनी है एज कम्पेयर टू ब्रेथ। ब्रेथ होता है कि भाई आप बहुत वाइड स्केल में डायमेंशनलिटीज दिखाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज राइट, हम लोग करते हैं। हाउएवर उस मल्टी डायमेंशनलिटी में हमें डेप्थ की तरफ लेके जाना जरूरी है चीजों को, नहीं तो सुपरफिशियल होने का खतरा हो जाएगा ऐसे का। तो ये चीज इन 2025 में एक नया एस्पेक्ट या नया आयाम हमें देखने को मिला है कि हमारे जो एसेस हैं वो ऊपर से सुपरफिशियल ना लगे, उनको डेप्थ तक लेके जाना है, ताकि आपकी इमोशनल एज वेल एज फिलोसॉफिकल मेच्योरिटी दिख सके, ठीक है कि नहीं। सो 4 या 5 कोर आइडियाज हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रेच करें, उनको एग्जाम्पलीफाई करें, वो काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है। प्रिपरेशन इज डेफिनेटली मस्ट एंड इट मस्ट इंक्लूड प्रैक्टिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल ऐसे इतनी जल्दी नहीं आते हैं, इनको बहुत प्रैक्टिस लगती है, 5-5 6-6 महीने भी लग जाते हैं उस लय को पकड़ने के लिए। नहीं पकड़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे, 80-90 में फंस जाओगे, उस ब्रैकेट में फंसे रहोगे, और फिर सोचते रहोगे कि भाई ऐसे में क्या गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ ये है कि आप उन आइडियाज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं और उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस, प्लीज प्रैक्टिस। अभी आप लोगों का जो मेंस का ही जो लाइक नेक्स्ट ईयर जिन्होंने प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट ईयर पेपर देना है, तो मेंस का ही एस्पेक्ट चल रहा है, मेंस की रिवीजन करो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। तो एटलीस्ट एक ऐसे पर वीक हमें करने की जरूरत है। स्टोरीज बनाओ, पेस्टल एनालिसिस करो, काउंटर व्यूज रखो, वैल्यू बेस्ड कंक्लूजन्स डालने की कोशिश करो, मिक्स एंड मैच, ट्रायल एंड एरर करो, और प्लीज किसी से जाके चेक करवाओ, ठीक है। अगर चेक करवाना चाहते हो तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑल्सो, ठीक है जी। सो प्लीज वे फॉरवर्ड फॉर दोज हु आर अपेयरिंग नेक्स्ट ईयर, ठीक है। कंटेंट प्रिपरेशन शुड स्टार्ट राइट नाउ। मेंटेनिंग कोट्स एंड एग्जांपल्स बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे करेज के ऊपर, जर्नीज के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, ट्रुथ के ऊपर, इस तरह के कोट्स एंड क्वेश्चन बैंक या आपका एग्जांपल्स एंड स्टोरीज हैं उनको बनाओ। स्टोरीज को कैसे लिखना है, तो कुछ 50-40-50 कंपैक्ट स्टोरीज बनाओ मिथोलॉजी के ऊपर, ठीक है, और फ्रीडम स्ट्रगल, लाइफ साइंस के ऊपर बहुत सारे स्टोरीज को रखो अपने पास में। स्ट्रक्चर को बार बार प्रैक्टिस करो, कैसे ऐसे को स्टार्ट करना है, कैसे कंक्लूड करना है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की तरफ आपको देखना है, कोट्स को कैसे यूज करना है, कॉन्ट्रास्ट कैसे देना है, इमेजिनेशन कैसे डालनी है, एग्जामिनर को जो हुक्स कैसे देने हैं, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज राइट एसे, ट्राई टू राइट at least one essay a week, try to get it checked, very very important।
try to write individualistic essays, try to write collective essays, try to write essays on specific themes, honesty, integrity, truth, value, आपका जो morality है, all these things, इनके ऊपर लिखने की कोशिश करो ताकि you will be able to better appear for the next year examination. ठीक है? So that is it for this particular session. We'll be talking more about the GS papers also. So that videos are also coming. Again, if you want the outline of each and every essay जो कि इस साल आया है, तो प्लीज नीचे आउटलाइन लिख दो कमेंट में. We are definitely going to do that. And I'll see you the next time. Bye bye. जय हिंद.